सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का डिस्कशन शुरू। आज हम लोग विद्यार्थीगण नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो है उसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। जो भी सारे क्वेश्चन हैं आपके आरआरबी के व्यू से, जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उनके व्यू से हम अभी क्वेश्चन सीरीज के रूप में चला रहे हैं। और फिलहाल अभी नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है चैप्टर वाइज जो चल रहा है वो चलेगा ही, उसमें ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल वो भी चलेंगे। तो फिलहाल आप लोग एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सीरीज के रूप में चला रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो बहुत सारा क्वेश्चन जो इस तरह के पूछेगा, इस तरह का जो पूछेगा जब सेंटर पर जाएंगे तो आपको बनाने में हेल्प होगा। तो विद्यार्थीगण हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे और जिस प्रकार से क्वेश्चन होगा उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो विद्यार्थीगण आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? विद्यार्थीगण कौन सी राशि समान होगी? क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक गेंद है विद्यार्थीगण, एक लोहे की गेंद है, लोहे की गेंद है विद्यार्थीगण। देखिएगा अभी हम लोहा का गेंद बना दिए, इस प्रकार से लोहे की गेंद है विद्यार्थीगण, ठीक है। ये गेंद है, ये गेंद है, लोहा का गेंद है। वो क्या कर रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है। मान लीजिए ये हो गया 20 मीटर, ये 20 मीटर का ऊंचाई हो गया विद्यार्थीगण, और ये हमारा गिर रहा है, ये नीचे की ओर गिरा रहा है। इस कंडीशन में जब बॉल ऊपर से गिराएगा नीचे की ओर 20 मीटर की ऊंचाई से, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें से निम्नलिखित में से क्या राशि समान होगी? तो निम्नलिखित में से 4 गो राशि दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा दिया है, त्वरण दिया है, स्थितिज ऊर्जा दिया है, संवेग दिया है। ये चारों में कौन सा समान होगा विद्यार्थीगण? तो ये 10 मीटर मान लीजिए, 10 मीटर, ये 20 है टोटल, तो ये 10 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर मान लीजिए 10 मीटर है, तो 10 मीटर पर जब बॉल नीचे गिरेगा ना विद्यार्थीगण, जब बॉल नीचे गिरेगा तो शुरुआत में वेग मान लीजिए इसे छोड़े होंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा, लेकिन धीरे धीरे वेग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हर एक समय के साथ वेग में परिवर्तन आएगा। समय के साथ में अगर वेग में परिवर्तन आता है उस समय हमेशा जो मिलेगा हमको त्वरण हम हर जगह में समान मिलेगा। त्वरण हर जगह में ये जो मिलेगा विद्यार्थीगण, ये जो मिलेगा स्थिर रहेगा। ये का मान जो हमको मिलेगा वो स्थिर देखने को मिलेगा। त्वरण का मान हमको हर पॉइंट पर समान देखने को मिलेगा विद्यार्थीगण। ये याद रखेंगे कंसेप्ट को, त्वरण जो होगा समान होगा। तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा त्वरण, त्वरण निकल गया। ये देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है विद्यार्थीगण। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ये जेई और है ही नहीं आगे का जेई एलपी के ग्रुप डी में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जेई में, एलपी में हर जगह देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि साइंस सब में अलग अलग होते हैं, कंसेप्ट सबका एक ही होता है। तो अभी आंसर बनेगा त्वरण। और गतिज ऊर्जा ½ mv², 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा mgh, ये हो गया ½ mv²। स्थिति गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा mgh हो गया। और संवेग हो गया P = mv। तो अभी यहाँ तक का जो आंसर बना बी ऑप्शन त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण देखते हैं क्या देके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, ठीक है। और इसकी गति 2 गुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? विद्यार्थीगण आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 2। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर आप बहुत क्वेश्चन टफ सेट करते हैं। सर क्वेश्चन टफ कहाँ है? सर ये तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि सर जेई का क्वेश्चन डाल देते हैं। जेई का सर इससे भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में। जेई का जो होता है ना, जीएस जो पूछा जाता है ना, इससे भी आसान होते हैं सर। अभी दिखाएंगे आपको हम। तो आपको हम प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पर रखे हैं सर जी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन सारे देखिए ग्रुप डी में पूछे। तो आप कहीं ना कहीं एलपी और टेक्नीशियन देने जा रहे हैं, एक ग्रुप डी तो है नहीं, तो एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे? करना होगा ना। तो हम सिर्फ एलपी का प्रीवियस क्वेश्चन केवल एलपी का करके जाएंगे विद्यार्थीगण। तो क्या वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है विद्यार्थीगण कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको नौकरी दे देगा रेलवे। ऐसा नहीं होता। हम एलपी के क्वालिफाइड है, हमको पीटी मेंस साइको सब के पास किए हुए विद्यार्थीगण। 2014 का भी एग्जाम एलपी में बैठे हुए, वहाँ क्वेश्चन का अनुभव है, क्वेश्चन का अनुभव है विद्यार्थीगण। पटना में हम टीचिंग किए हुए, न्यूमेरिकल का स्पेशल क्लास होता था। ये सब क्लास के लिए ना ये कोर्स पेड आते थे, पेड कोर्स आता था विद्यार्थीगण, पे कोर्स आता था, पैसा दे करके ये सब करें। आपको फ्री करवा रहे हैं तो लग रहा है कि ये ज़्यादा टफ है। नहीं विद्यार्थीगण, टफ नहीं, ये आपके लिए सेट किया हुआ क्वेश्चन है।
ये टफ नहीं, देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन अभी दिखाते जाएंगे एलपी में एनटीपीसी में, अब हम सब आपको लिख के दिखाते जाएंगे कि कहाँ पूछा हुआ है, तब आपको यकीन होगा। ठीक है, आप टाइम दे रहे हैं मेरे लिए तो आपको हम बढ़िया क्वेश्चन सेट करके देंगे, न ऐसे कि बल का सही मात्रा क्या है न्यूटन, वेग का सही मात्रा क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो इस प्रकार क्वेश्चन तो आप खुद से किए हुए हैं, तो वैसा हम बहुत कम डाल रहे हैं, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाल के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्नीशियन एएलपी जेई सभी लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। आप पढ़िए और हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान एम की एक वस्तु गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड का ये हमारा वेग दे दिया विद्यार्थीगण, भी का मान दे दिया, गतिज ऊर्जा दे दिया 25 जूल, काइनेटिक एनर्जी का मान दे दिया, देखिए 25 जूल दे के रखा है, इसकी गति दोगुनी कर दिया, ये जो भी का मान था इसको 2 भी कर दिया विद्यार्थीगण, भी डैश मान लीजिए नया कोई भी डैश जो वेग आएगा उसको नया वेग को 2 गुना कर दिया, इसका 2 गुना कर दिया, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी विद्यार्थीगण। इस क्वेश्चन को बिना लिखे हुए बना सकते हैं आप, अगर फार्मूला याद रहेगा तो। गतिज ऊर्जा बराबर होता है के बराबर 1/2 mv², 1/2 m है द्रव्यमान, v है वस्तु का वेग जिस वेग से चल रही है। इसको क्या कर रहा है विद्यार्थीगण, वेग को दोगुना कर दिया, पहले था पहले था v का मान था 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है विद्यार्थीगण, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये जो v का मान था ये था पहले था 5 मीटर प्रति सेकंड था, 5 मीटर पर, इसी को कर दिया 5 × 2 कर दिया, इसको अब डबल कर दिया, इसको अब क्या किया 10 कर दिया, 10 कर दिया विद्यार्थीगण, तो 1/2 m और v का मान 10 भी कर देंगे, 10 भी कर देंगे विद्यार्थीगण, तो यहाँ से 1/2 m 10 दूनी 100 भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 v स्क्वायर, 100 v स्क्वायर, और 1/2 m v स्क्वायर, और कितना आ गया 100, तो पहले का कितना हो गया विद्यार्थीगण, काइनेटिक एनर्जी पहले के तुलना में कितना हो गया 100 टाइम, 100 गुना बढ़ गया। इसको बनाना नहीं है विद्यार्थीगण, इसको बनाना नहीं है, इसको समझाने के लिए बता दिए हम, लेकिन आपको अपने से बना लेना है। यदि वेग को दुगुना कर देगा तो स्क्वायर में, देखिए विद्यार्थी स्क्वायर में है, वेग दुगुना हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, सिंपल रहता तो 25, अब इसको 5 को दोगुना कर दिया, 5 को क्या किया 2 गुना, तो 10 कर दिया, अब 10 का स्क्वायर करिए 100, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। 2 गुना कर देता, कुछ नहीं वैल्यू देता तो 2 दूनी 4 गुना। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, और 50 kg वाला आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया विद्यार्थीगण। न्यूटन का तीसरा गति नियम बोलता है क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं। तो 70 kg का आदमी विद्यार्थीगण, 70 kg का आदमी है, 70 kg का आदमी, मान लीजिए हम हुए 70 kg का आदमी, ठीक है, और 50 न्यूटन के बल से हम धक्का लगाएं आपको, आप मान लीजिए 50 kg का है, हम आपको 50 kg से ऐसे धकेले, 50 kg नहीं 50 न्यूटन से, हम आपको 50 न्यूटन से ऐसे धकेले, ठीक है, और हमारा वजन है 70 kg और आपका वजन है 50 kg। आप जो खड़ा है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा हैं, हम आप पर लगाएं 50 न्यूटन का बल, आपका वजन कितना भी हो विद्यार्थीगण, आपका वेट द्रव्यमान कितना भी हो, आप हमको जो बल लगाएंगे, जितना हम लगाएंगे आपको उतना ही तो आप लगाएंगे, तो हम आपके 50 लगाएंगे तो आप भी कितना लगाएंगे 50 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस दीवार पर अगर हम 50 न्यूटन लगाएंगे, 50 न्यूटन, तो ये भी कितना रिएक्शन देगा 50 न्यूटन का ही देगा। तो केजी कितनों भी रहेगा हमको नहीं मतलब है, केजी से नहीं मतलब है, केजी से हमको मतलब नहीं है विद्यार्थीगण, हमको देखेंगे कि कितना हम रिएक्शन दे रहे हैं, कितना हम रिएक्शन नहीं, कितना हम फोर्स लगा रहे हैं। तो 50 न्यूटन से हम बल लगा रहे हैं, 50 न्यूटन से बल लगा रहे हैं, तो उधर से भी जो 50 kg वाला आदमी है वो भी 50 न्यूटन का देगा, वो भी 50 न्यूटन का देगा। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर ये होगा ऑप्शन 50 न्यूटन। आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018, देखिए ये ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखेंगे जा करके कि एलपी में इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन करते जाएंगे, हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, ये क्वेश्चन तो ईजी है, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे अपने आप में। और यहीं से आप कमज़ोर क्वेश्चन करके जाएंगे तो वहाँ पर भारी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा नहीं, आपको लगेगा ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। इसीलिए आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं विद्यार्थीगण, हम आपको नौकरी नहीं दे रहे ना, हम आपको तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हाँ बढ़िया से करिए विद्यार्थीगण, ताकि एग्जाम में जाएंगे तो बढ़िया लगेगा, तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा से निकल जाए। चलिए विद्यार्थीगण नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ क्या बोल रहा है? समय के साथ क्या दिखा रहा है? किसी वस्तु का वेग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है विद्यार्थीगण? वेग दिखा रहा है। किसके साथ? समय के साथ। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, विद्यार्थीगण देखिए, समय के साथ बोला है तो समय का यहाँ रख दीजिए आप, समय के साथ रख दीजिए टी हो गया। क्या दिखा रहा है विद्यार्थीगण? वेग दिखा रहा है, वेग, वेलोसिटी दिखा रहा है, वेग दिखा रहा है समय के साथ, वेग दिखा रहा है समय के साथ। मान लीजिए इस तरह से हमको ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। ये एग्जांपल लेके चले, वेग और समय का ग्राफ जो देगा वो क्या देगा? वेग समय ग्राफ देगा, वेग बटे समय देगा, वेग बटे समय देगा, त्वरण दिखाएगा विद्यार्थीगण, ये त्वरण को दिखाएगा। तो यहाँ पर आंसर तो सिंपल रख दिया, वेग और समय के साथ वस्तु का वेग, वेग और समय के साथ, तो समय यहीं रहता हमेशा, और वेग, तो वेग समय ग्राफ दिखाएगा। ये तो सिंपल हो गया, वेग समय ग्राफ दिखा दिया। पूछता क्या देता, इस ग्राफ से क्या मिलता? तो त्वरण मिलता विद्यार्थीगण। ये जो लाइन मिल रहा है ना, ये त्वरण का लाइन है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था, बहुत बढ़िया। ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब ग्रुप डी में पूछ सकता है तो एलपी में क्यों नहीं पूछ सकता है? बताइए, आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो प्रैक्टिस करके जाइए। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट तो कभी नहीं बहाना लगाएगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये इजी, ऐसा नहीं बहाना लगाता है वो, क्योंकि सारे जब प्रीवियस करवा रहे हैं इसका मतलब आपका तैयार है प्रीवियस क्वेश्चन। तो फिर वो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा ना तो लगा देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट तो फुल नंबर ले आते हैं यहाँ पर, क्योंकि PYQ जब दिया गया है तो उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि आपके नज़र से गुजरता है कितना बार क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जब ग्रुप डी में पूछा हुआ है तो देखिए एलपी में क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिलेंगे, और इससे ऊपर ही मिलेंगे कि नीचे नहीं होते। हाँ, छोटा छोटा क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में होते हैं। छोटा क्वेश्चन देगा विद्युत धारा का सही मात्रा क्या है, प्रतिरोधकता का किस पर डिपेंड होता है, ये सारे क्वेश्चन तो होंगे। बाकी बात ये सभी क्वेश्चन होंगे। तो अभी हमारा हो गया वेग समय ग्राफ, इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? विद्यार्थीगण इस प्रकार के क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ही आंसर है, बहुत अच्छे से आंसर एकदम एक ही कंसेप्ट पर है। क्वेश्चन में क्या है? जब कोई वस्तु एक समान गति, विद्यार्थीगण इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, आंसर बन गया। गति क्या है? एक समान। गति क्या है विद्यार्थीगण? एक समान। गति मतलब वेग, गति मतलब वेग है विद्यार्थीगण। गति कहने का मतलब हुआ विद्यार्थीगण जो u और v का मान है, u और v दोनों समान है विद्यार्थीगण। u और v का मान क्या है? समान है। गति कहने का मतलब होता है गति एक समान है, मतलब u और v बराबर है। u और v क्या है? बराबर है। तो क्या पूछा विद्यार्थीगण? त्वरण। क्या पूछा? त्वरण। तो त्वरण बराबर जानते हैं, त्वरण बराबर हम लोग जानते हैं a बराबर v माइनस u बटा टी, ये बराबर v माइनस u अपॉन टी। तो यहाँ से देखेंगे विद्यार्थीगण ये का मान v का मान किसके बराबर है? u के बराबर। दोनों बराबर है, जितना v होगा उतना ही u होगा। मान लीजिए तो हम v को u मान लिए और u तो अपने u है, उसी के बराबर है, और t तो दोनों जब समान है तो 0/t मतलब कितना आएगा? 0। a का मान कितना आएगा? 0। इसका आंसर होगा 0। जब त्वरण समान होंगे, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, दोनों एक ही वेग से चल रहा है, उस समय 0। अब ये समझ में मान लीजिए आपको नहीं आया, मान लीजिए ये वाला टर्म समझ में नहीं, दूसरा तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक वेग 5 मीटर से चल रहा है प्रति सेकंड से और दूसरा भी 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तब वेग समान हो गया, दोनों का वेग समान हो गया। तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर मान रख देंगे 5 और यहाँ पर भी रख देंगे 5। परिवर्तन कितना हो गया? समय मान लीजिए टी ए है, कुछ भी होगा 1 2 3, तो 5 में 5 जाएगा 0/t, तो ये हो जाएगा 0। तो अभी तो 0 आ रहा है, तो ये हो गया आंसर 0, ये हो गया 0। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, ये देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये SHM का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, सरल आवर्त गति का। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? लंबाई अगर बढ़ा दिया जाता है विद्यार्थीगण, लंबाई अगर बढ़ा दिया जाता है तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T बराबर 2π√L/g। विद्यार्थीगण ये होता है सरल आवर्त गति का एक फार्मूला है। L है लोलक की लंबाई, G है गुरुत्वीय त्वरण, 2π कांस्टेंट है और T का मान है आवर्तकाल। T जो हमारा है वो है आवर्तकाल। तो इस कंडीशन में क्या बोला हमको विद्यार्थीगण? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोलक की लंबाई, यही लोलक की लंबाई, पेंडुलम की लंबाई ये वाला बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल से तो समानुपाती है, आवर्तकाल से तो समानुपाती है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं आप, समानुपाती का साइन ये होता है और ये √L है। तो यहाँ देखिए अगर L का लंबाई हम बढ़ा देंगे, लंबाई का मान बढ़ा देंगे तो ये तो समानुपाती है, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, आवर्तकाल भी
बढ़ जाएगा, और लंबाई घटा देता तो आवर्तकाल का मान क्या होता, घट जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अभी जो हमको दे के रखा है कि लंबाई बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई को बढ़ा दिए, आवर्तकाल की लंबाई को क्या किए। अगर देखना चाहेंगे तो देखिए इस तरह से, एक यही है, ये पेंडुलम की लंबाई है, ये हो गया बॉब, ये घड़ी में देखते होंगे ऐसे ऐसे चलता है, यही हमारा एल होता है, यहाँ से यहाँ तक एल लिया जाता है, ये वाला पोर्शन यहाँ तक एल लिया जाता है। तो ये लंबाई को और बढ़ा देंगे, लंबाई को मान लीजिए और बढ़ा दिए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो अभी हमको सिर्फ आवर्तकाल पूछा है, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आवर्तकाल बढ़ जाएगा, मतलब समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। इस समय और एक और क्वेश्चन बनता है, जो उस समय जो पेंडुलम होगा वो सुस्त होगा कि धीमा होगा। जब समय ज़्यादा लगेगा ये चलने में, झूलने में, मान लीजिए इस तरह से अब धीमे धीमे झूलेगा, धीमे धीमे कोई झूला झूल रहा है, चाहे घड़ी पेंडुलम धीमे धीमे हो रहा है, उस समय तो समय क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो समय ज़्यादा लग रहा है तो झूला सुस्त हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो अभी आवर्तकाल का मान बताया तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी तुरंत आंसर मारेगा, 60 केजी है ना, अच्छा चंद्रमा मतलब 1/6 हो जाएगा, तो तुरंत मगर मार देगा 10। विद्यार्थीगण द्रव्यमान है, क्वेश्चन को पढ़ना होगा एग्जाम में, ये पूछा हुआ था ग्रुप डी का क्वेश्चन 2018-23-10 का है। तो ये द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान पर आप परिवर्तित होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान 60 केजी होगा, द्रव्यमान 60 केजी होगा, ठीक है। द्रव्यमान जितना यहाँ रहे, ब्रह्मांड में कहीं चल जाइए, विश्व में कहीं भी जाइए, आपका द्रव्यमान वही रहेगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर नॉन एज मास, जितना आपका कोई भी चीज़ जितना मात्रा में बना है उसको बोलते हैं परिमाण, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। कोई भी चीज़ कितना मात्रा में बना है वही उसका द्रव्यमान है, और उसमें जब जी प्रभावित हो जाता है तो उसका वेट हो जाता है, भार बोलते हैं उसको mg। तो द्रव्यमान का बात किया, अगर भार बोलता तो 60/6 1/6 होता, तब 10 न्यूटन होता, वो न्यूटन में होता। तो अभी आंसर हो जाएगा 60 kg। तो इस प्रकार से ऑप्शन आप देखेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अभी आंसर बनेगा, द्रव्यमान पूछ रहा है तो हो जाएगा उतना ही जितना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चांदी का घनत्व 10.8 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब दे के रखा है। चांदी का घनत्व दे रखा विद्यार्थी का, चांदी का घनत्व दे रखा 10.8 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब, ये दे दिया विद्यार्थीगण। चांदी का घनत्व दे के रखा है, चांदी का घनत्व दे के रखा है 10.8 × 10³ और पानी का घनत्व 10, पानी का तो दिया हुआ रो, वाटर का रो से सूचित करते हैं घनत्व को, तो ये दे के रखा है 10³ kg प्रति मीटर क्यूब। ये भी पावर में, ये भी पावर में, रहने दीजिए, आसान हो जाएगा आपको। तो आपेक्षिक घनत्व बोलेगा, अगर आपेक्षिक घनत्व का बात करता है तो आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए बताए थे आपको हम। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है जिस पदार्थ का निकालना है, जिस पदार्थ का निकालना है उसको ऊपर में रखा जाता है। पदार्थ का घनत्व कितना है, चांदी है, पदार्थ का घनत्व कितना है, चांदी का है 10.8 × 10³ और पानी का घनत्व 10³ ये कट जाएगा विद्यार्थीगण, बचेगा 10.8। आपेक्षिक घनत्व जो आएगा 10.8 आएगा, ऑप्शन सी। जिस पदार्थ का निकालना रहेगा, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, उसी को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। और दोनों घनत्व है, यहाँ भी घनत्व यहाँ भी घनत्व, ऐसा ही मात्रा कुछ नहीं होगा। थ्योरी में बढ़िया से बताए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है। अवतल दर्पण है, ध्यान रखेंगे इसको, दर्पण कौन सा है विद्यार्थीगण, अवतल है, इसको ध्यान रखेंगे। सारा क्वेश्चन में जो खेला होता है वो पकड़ना रहता है क्वेश्चन से कि उत्तल है, अवतल है, क्या है, उसी से पकड़ लेंगे हम लोग विद्यार्थीगण कि पूछा क्या है, क्वेश्चन किसके बारे में बोल रहा है। यही एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है विद्यार्थीगण, कंप्यूटर है, माउस है, स्क्रीन है, सारा चीज़ मैनेज करना है आपको, तो प्रेशर रहता है उस टाइम क्या ऑपरेट करेंगे। तो पहले कंसंट्रेट हो जाइए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए ढंग से और अच्छा से आंसर दीजिए, ठीक है। हड़बड़ाहट में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत लग जाता है जानते हुए भी, तो इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। प्रैक्टिस करिए अपने से, जो PDF देते हैं उसको टिक लगाइए बैठ करके। कोई भी क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिए, कोई भी भारी मत लीजिए कि ये हमसे नहीं होगा, ये तो हमसे हुआ, ऐसा भी मत सोचिए। उसको बराबर लेके चलिए, अपने आप में बैलेंस करके चलिए, देखिए आपका रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। दर्पण है अवतल विद्यार्थीगण, दर्पण है अवतल,
ठीक है, हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं विद्यार्थी। और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको ध्रुव बोलते हैं यहाँ पर। तो इस पर बहुत सारी चीज़ होते हैं, यहाँ होता है फोकस, ठीक है, यहाँ होता है वक्रता केंद्र, ठीक है, फोकस के दुगुना होता है वक्रता केंद्र R बराबर 2F। तो यहाँ से ये वक्रता केंद्र C से डिनोट करते हैं दर्पण के केस में, और वहाँ लेंस के केस में 2F, ठीक है। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या है, क्या कहलाता है, जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी माध्यम, बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाता है। विद्यार्थीगण ये जो होता है ना, ये जो होता है हमारा, अगर मान लीजिए वस्तु एक यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है और यहाँ समानांतर गया मुख्य अक्ष के, टकराने के बाद फोकस से जाता है, ये तो इसका नियम बोलता है, ये एक पहला कंडीशन। दूसरा क्या बोलता है, अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल के और यहाँ टकरा गया, ठीक है, वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र से अगर जा रहा है विद्यार्थीगण, ये वक्रता केंद्र से पास हो रहा है, तो ये टकराने के बाद फिर वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगा, टकराने के बाद पुनः फिर वापस जो जाएगा वो वक्रता केंद्र से ही जाएगा विद्यार्थीगण, टकराने के बाद बिना विचलन का वापस आ जाएगा, ठीक है। ये वक्रता केंद्र का कंडीशन ही ऐसा है, नियम ही है। एक जो निकलता है दर्पण में टकराएगा और फोकस से चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा एकदम, ये एक पहला कंडीशन, ये भी नियम में आता है। और दूसरा नियम, यहाँ से तो एक वस्तु से तो बहुत सारा किरण जा रहा है ना, यहाँ से तो ये प्रकाश पड़ा मेरा माथा में, तो इधर भी जाएगा टकरा के, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इस वस्तु में इधर भी प्रकाश जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से मान लीजिए कोई किरण गया, तो टकराने के बाद फिर वक्रता केंद्र से ही वापस आएगा। तो इसका आंसर अभी जो बनेगा हमारा वक्रता केंद्र बनेगा, बिना विचलन का, एकदम जाएगा जैसे वैसे ही आएगा, ठीक है। विचलन ध्रुव कहलाता है हमारा ये वाला पॉइंट, देखिए दर्पण के मध्य वाला भाग जो होता है ध्रुव होता है। अब मुख्य फोकस कहलाता है यहाँ, जहाँ से टकरा करके किरणें इस तरह से सब टकराने के बाद गुजरती है। अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत मतलब इन्फिनाइट, तो अभी आंसर वक्रता केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थीगण कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदु के बीच 4 कूलोम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है विद्यार्थीगण। इसमें क्या होगा विद्यार्थीगण, हम लोग विभवांतर के बारे में जानेंगे। तो विभवांतर बोलता है कोई आवेश है विद्यार्थीगण Q, इसको किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। एक बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु हमारा A है, ठीक है, और B तक हमको लाना है विद्यार्थीगण इसको, तो यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, A से B तक लाने में जो काम करना पड़ा हमको, जो वर्कडन करना पड़ा, उसी को बोलते हैं विभवांतर। और अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसी इकाई आवेश को जो कार्य करना पड़ता उसको बोलते हैं विभव। विभव और विभवांतर में यही अंतर है कि विभव होता है अनंत से और विभवांतर होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का सही मात्रक सेम होगा। तो विभवांतर को हम लोग अभी लिखेंगे, विभवांतर को सूचित करते हैं विद्यार्थीगण V से, और V बराबर होता है W/Q, कार्य बटा आवेश। तो अभी हम लोग को दे के रखा है 10 वोल्ट विभवांतर दे के रखा है 10 वोल्ट, कार्य हमको निकालना है, आवेश दे दिया 4 कूलम, आवेश दे दिया 4 कूलम। तो W बराबर जो होगा, W बराबर कार्य जो होगा 10 × 40 और SI मात्रक जूल, जूल हो जाएगा, कार्य का SI मात्रक हो जाएगा जूल। और विभवांतर का SI मात्रक पूछता कि विभवांतर और विभव का SI मात्रक क्या है, तो इसका होता जूल, देखिएगा जूल और प्रति कूलम, इसका SI मात्रक एक ये भी है, और एक हमारा विभवांतर का वोल्ट है, और एक हमारा इसी को बोलते हैं वोल्ट, इसी को बोलते हैं विद्यार्थीगण वोल्ट। तो अभी आंसर हो जाएगा 40 जूल, जो ऑप्शन सी में दे के रखा है। तो किसी प्रकार से भी क्वेश्चन को घुमाए हम लोग बना देंगे, कंसेप्ट रहेगा तो हम लोग बना के निकल जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विद्यार्थीगण, देखिए एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब वो भौतिक परिवर्तन होगा। जब रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन से पकड़, एक अंडा पकाना, एक अंडा का पकाना, अंडा जब कच्चा होता है उसको पका दीजिएगा, उसका देखिएगा इंटरनल जो जितने भी पार्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्या फिर से उसको हम ठंडा करेंगे तो फिर से पुनः अंडा वापस आएगा जिस तरह पहले था? नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब पिघलना, देखिए विद्यार्थी ने इंग्लिश लिख देता है आइस क्यूब। आइस क्यूब का मतलब होता है क्यूब, देखिएगा आइस क्यूब मतलब बर्फ घना, क्यूब जो होता है बर्फ का टुकड़ा,
घनाकार, घनाकार बर्फ जो होता है घनाकार होता है, उसका पिघलना, तो आइस से, बर्फ से पानी बनेगा और फिर पानी से हम बर्फ बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। तो अभी यही मेरा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देख लें केक को बेक करना, केक को पकाना, केक जो बनता है वो तो रासायनिक परिवर्तन है, उसमें अभिक्रिया होता है CO2 के कारण वो फूल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और केक सड़ना, केक का भी सड़ना, फिर वापस तो नहीं आएगा वो। तो ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, A, C और D। बी ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा है भौतिक परिवर्तन। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है जो पूछा है क्वेश्चन आंसर। RRB NTPC 11/4/2016 का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव हमारा तैयार है। तो हर प्रकार से तैयार होकर के जाएंगे एग्जाम में और बढ़िया से एग्जाम लेकर के आएंगे, मतलब रिजल्ट लेकर के आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए विद्यार्थीगण, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देके रखा है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं विद्यार्थीगण। 16 ग्राम ऑक्सीजन में पूछा, तो ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन का पूछ रहा है, परमाणु का बात कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये होता है परमाणु संख्या मेरा होता है 8, द्रव्यमान संख्या होता है 16। ठीक है, तो 16 ग्राम परमाणु पूछा, 16 ग्राम द्रव्यमान यही है, 16 ग्राम द्रव्यमान हमारा परमाणु यही ऑक्सीजन। अगर अणु पूछता तो वो O2 लिखते, अगर अणु पूछता तो O2 लिखते, ऑक्सीजन के अणु O2 है और परमाणु वो है। तो इसमें अगर मोल की संख्या पूछेगा विद्यार्थीगण या परमाणु कितने होते हैं, तो ऑप्शन में देखिएगा ये मोल होता है। तो एक मोल में अगर पूछ दिया कितने परमाणु हैं, तो इसमें O में अगर बात करेगा तो सभी में परमाणु का बात करिए चाहे अणु का बात करिए, जो मोल होता है 1 मोल जो होता है विद्यार्थीगण, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23 होता है विद्यार्थीगण ये मोल। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? मोल जैसे एक दर्जन में कितना होता है 12, उसी तरह एक मोल में कितने होते हैं 6.022 गुने 10⁻23। ठीक है, तो ये एक मोल का कहानी है। तो अगर ऑक्सीजन अणु में पूछेगा, ऑक्सीजन अणु में पूछता तो भी इतने, ऑक्सीजन परमाणु में पूछेगा तो भी इतना। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परमाणु में पूछ दिया, क्वेश्चन परमाणु लिख दिया, मतलब O में जाएगा, केवल 16 ग्राम में जाएगा। अगर अणु पूछता तो ये 16 ग्राम नहीं बनता, ये 32 ग्राम बनता। अगर ये ग्राम नहीं देता तो ऑक्सीजन अणु पूछता, तब होता मोल की O2, तो भी उतने, कितना संख्या उतना ही होगा। ठीक है, जैसे H2SO4 में कितने मोल होंगे, तो इतने ही होंगे। CO2 में कितने मोल होंगे, तो इतने ही मोल होंगे। मोल एक पैमाना है विद्यार्थीगण, CO2 को बांट देना है उतना संख्या में, तो वही मोल हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा 6.022 10⁻23 सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। विद्यार्थीगण इसको हम बता देते हैं, वैसे बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे धातु जो होते हैं, धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की क्षमता रखता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो धनावेश का निर्माण करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में क्या है विद्यार्थीगण 2, 8, 1। क्यों? क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11। ठीक है, तो 2, 8, 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर लेता है तुरंत झट से। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा विद्यार्थीगण, सोडियम के पास हो जाएगा 2 और 8, सोडियम के पास बच जाएगा 2 और 8। तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बच गया 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, लेकिन प्रोटॉन 11 ही है। प्रोटॉन कितने हैं 11। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे त्याग करेगा तो ये 10 ही इलेक्ट्रॉन रहा, तो इसमें धन आवेश की संख्या एक बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ गया गुरुजी? देखिए इसको बताते हैं। जैसे ये हो गया हमारा नाभिक, नाभिक हो गया, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। ठीक है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो अभी मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था सोडियम के पास। अब फिर हमारा ये हो गया मेरा 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास एक और जो लास्ट कक्षा का था, लास्ट कक्षा मान लीजिए इस तरह से, लास्ट कक्षा ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, हटा दिया। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, उसके पहले जब 11 इसके पास 11 को इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर और 11 को प्रोटॉन भी था, 11 को प्रोटॉन था, तो दोनों बराबर थे, दोनों बराबर थे। लेकिन जैसे प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा प्रोटॉन तो उतना ही रहा, 11 रहा, तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन रहा और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो माइनस वाला संख्या एगो कम हो गया। ठीक है, तो प्लस वाला तो एक वैसे ऑटोमेटिकली 11 था अपने आप में, तो एगो प्लस इसीलिए बढ़ जाता है यहाँ, इसलिए इसको इसके ऊपर प्लस दे देते हैं। तो धातु जो होते हैं, धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं विद्यार्थीगण। और अभी हम आपको अधातु का कंसेप्ट दे रहे हैं, अभी हम आपको अधातु का कंसेप्ट दे रहे हैं। ये क्या हो गया, आ जाइए आ जाइए, हाँ
ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और। ठीक है विद्यार्थीगण, जो अधातु का भी हम कंसेप्ट दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं कि वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन को जरूरत होता है विद्यार्थीगण, उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तक ग्रहण कर सकते हैं या त्याग कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन जो पूछा, वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं, उसको बोलते हैं अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसको बोलते हैं धातु। और मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, भी याद रखेंगे। यौगिक होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलाप होता है, मतलब संयोजन होता है, तब हमारा यौगिक बनता है। मिश्रण में कोई अनुपात की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिश्रण में कोई भी मतलब अनुपात का आवश्यकता नहीं है, किसी मिला दीजिए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? उसको बोलते हैं परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान होता है 0 केल्विन के बराबर। 0 केल्विन के बराबर यही होता है 273 माइनस में डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम है विद्यार्थीगण। परम शून्य तापमान 0 केल्विन को बोलते हैं। उस तापमान पे अणुओं की गति रुक जाती है, अणुओं का वेग 0 हो जाता है, और वहाँ जब गति 0 हो जाएगा तो तापमान कैसे देगा फिर? तो परम शून्य तापमान हो जाएगा। और जब अणुओं की गति शून्य हो गई तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो भी अगर 0 हो गया तो पूरी हमारा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? जहाँ पर आयतन शून्य हो जाए, जब आयतन शून्य हो जाए तो परम शून्य तापमान, आणविक गति शून्य हो जाए, परम शून्य तापमान, तो इसको बोलते हैं परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, जो हम लोग का यहाँ पर इतना वैल्यू होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा बी ऑप्शन। आरआरबी जेई 14/12/2014, ये जेई का क्वेश्चन था। देखिएगा एलपी में भी पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी मिलेगा, हर जगह में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको उष्मा चैप्टर से मिलेगा। हम आपको उष्मा बहुत अच्छा से पढ़ा दिए हैं। देखिएगा लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट और उसका ऑब्जेक्टिव और उसका न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से हमारा यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। आप अपने जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको हेल्प हो जाए विद्यार्थीगण, कुछ क्वेश्चन जो आपको कंसेप्ट देने में मदद करेगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी? नाइट्रोजन अणु पूछ दिया विद्यार्थी कि नाइट्रोजन अणु। ठीक है, तो नाइट्रोजन हम लोग सिंपल लिखते हैं N, लेकिन नाइट्रोजन अणु का बात करेगा तो N2। नाइट्रोजन अणु का बात करेगा तो N2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का अगर बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या होता है 7 होता है विद्यार्थीगण। इसका विन्यास का बात करेंगे तो 2 और 5। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा या साझा करेगा, जो भी करेगा, संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। नाइट्रोजन अणु को N2 से और नाइट्रोजन के केवल N से, इसकी परमाणु संख्या 7 और विन्यास कितना है? 2 और 5। ठीक है, 2 और 5। तो नाइट्रोजन का अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के चलते हैं, एक N और एक N, दूसरा N नाइट्रोजन का। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 दिखा दीजिए, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर दिखा दीजिए और 2 कहीं भी ऊपर या नीचे दिखा दीजिए। ये 5 है विद्यार्थी, इसको 3 चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा इससे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। इसके पास अब बच गया 2, तो पहले ये 3 वाला अपना इससे मांग लेगा, बोल दे दो भैया हमको अपना दे दो, तो ले लेगा, तो फिर 5 हो जाएगा अपना, पहले 5 होगा, अपना इससे साझा किया था तो 3 इसके पास, तो ये वाला इसी के पास है, साझा किया है, फिर इसके पास ये 5 हो जाएगा, अपना 5 है ये, फिर इससे ये क्या करेगा? ये 3 इससे साझा करेगा तो 8 हो जाएगा। तो दोनों नाइट्रोजन अपने आप में साझा करके सहसंयोजक बंधन बना के, कोवैलेंट बॉन्ड बना करके खुश है। तो ये देखिएगा जो बॉन्ड का भी कहानी आया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंधन और एक बंधन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है विद्यार्थीगण, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है त्रिबंध का। आरआरबी ग्रुप डी का। अब स्टूडेंट लोग कमेंट करेंगे सर जी ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे पूछ ही नहीं सकता एलपी में, क्यों नहीं पूछ सकता? देखिए ग्रुप डी में जब पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता एलपी में? तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है ये कोई नहीं जान सकता है विद्यार्थीगण। रेलवे है, कुछ भी क्वेश्चन सेट करता है जो सिलेबस में है उसको पढ़ना है और बढ़िया से करके जाना है। तो आबंधों की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3, 1 2 3 कहाँ है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में कौन सा गुण क्षार का नहीं है? आरआरबी एलपी टेक देखिएगा, आरआरबी एलपी जो टेक है ये हमारा 21/8/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, एलपी का क्वेश्चन। वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देता है। कौन सा गुण क्षार का नहीं है? क्षार का गुण क्या है विद्यार्थी? के क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, और अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है। और अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल के पास हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, H+ होता है, और क्षार के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। और pH स्केल में 7 से 14 तक जाएंगे तो आपको क्षार की प्रकृति मिलेगा, क्षार की प्रकृति वृद्धि देखने को मिलेगा। और जब 7 से इधर 0 की तरफ आएंगे तब आपको अम्ल की प्रकृति देखने को मिलेगा pH स्केल में। और अम्लों की प्रकृति बढ़ता है, जितना नज़दीक कम वैल्यू होगा उतना अम्ल का मान बढ़ेगा। जैसे 1 अगर है तो ज़्यादा अम्लीय है, और 6 है तो कम अम्लीय है। pH मान का बात था। तो अभी बोला है कि अम्ल क्षार का गुण कौन सा नहीं है? तो अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करता है, न्यूट्रल करता है। जी, जब अम्ल और क्षार करता है, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो न्यूट्रल बना देता है, लवण बनता है, ठीक है। अम्ल और क्षार बन के अम्ल और क्षार बनता है तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? क्षार करता है, सही है। वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये तो करता है अम्ल विद्यार्थीगण, ये तो अम्ल का गुणधर्म है, ये तो अम्ल का है, ठीक है। और उनका स्वाद कड़वा होता है क्षार का, तो क्षार का 1 2 3 सही है। एलपी का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, इतने सारे कंसेप्ट आपके पास होंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। अब बोल देगा सर जी सब जेई का क्वेश्चन सेट करते, सब जेई का नहीं है विद्यार्थी, जेई में इससे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा अभी क्वेश्चन शायद मिलेगा इस शिफ्ट में आपको, इस सेट में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एलपी का है। और ये क्वेश्चन 2014 में भी हम एग्जाम दिए थे, 2014 में रांची में। उस समय यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्षार दे दिया ना, मेरा में अम्ल दे दिया, कौन अम्ल का गुणधर्म नहीं है वहाँ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर देता है। तो यहाँ पर आंसर जो अभी बनेगा हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा। नहीं का बात किया है, ये नहीं का बात कर रहा है, तो सी होगा, सी जो है अम्ल का है, ठीक है विद्यार्थी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। कि निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है? विद्यार्थीगण पित्तरस जो स्रावित करता है वो हमारा यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो लीवर को बोलते हैं, लीवर में जो पित्तरस निकलता है उसको बोलते हैं बाइल जूस। और बाइल जूस जो निकलता है विद्यार्थीगण वो निकलता है लगभग 2 लीटर प्रतिदिन, 2 लीटर प्रतिदिन निकलता है विद्यार्थीगण। pH मान होता है 7.8 से 8.4 या कुछ समथिंग जाता है, तो ये क्षारीय होता है। और यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि हम लोग का है, यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है विद्यार्थीगण। और बाइल जूस जो निकल रहा है यकृत से, यही हमारा कंट्रोल करता है विद्यार्थीगण। इसमें आपको बाइल जूस में देखने को मिलेगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का जो रंग जो हम लोग का देखते हैं पीला होता है, बिलीवर्डिन हरा कलर का होता है, आपको देखने को मिलेगा। अभी तो यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यकृत का यही हमारा जो स्रावन होता है यकृत से पित्तरस का होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और हृदय का अगर थोड़ा सा चर्चा कर ले, अभी आंसर हो गया यकृत। हृदय जो हमारा लगा हुआ है लेफ्ट साइड में होता है, ये ब्लड का पंपिंग करता है और प्रेशर से हम लोग का पूरे शरीर तक पहुंचाता है, हृदय का काम है। और वृक्क जो है किडनी, वो जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है विद्यार्थीगण। फिल्ट्रेशन का जितने भी इसमें जो रक्त जिसको बोलते हैं उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है, छानने की विधि का काम करता है। और यहाँ हृदय में शुद्धिकरण होता है रक्त का। तो ये 2 कंसेप्ट है इसका। वृक्क का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन बोलते हैं। और मस्तिष्क जो है ब्रेन हमारा जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल, ठंडा सुख दुख बहुत सारा पार्ट है विद्यार्थीगण। हमारे शरीर का CPU जैसे कंप्यूटर का CPU, तो वैसे हमारा ब्रेन जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अभी हमारा आंसर बना यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मनुष्यों में सामान्य परकुंचन सिस्टोलिक और अनुशीतलन डायस्टोलिक दाब क्रमशः होता है। आप देखिएगा बीपी जब नापाने जाते हैं, मेजरमेंट होता है बीपी का कभी, तो देखेंगे क्या उसमें प्रेशर, पारा जो इतना बड़ा होता है ना, पारा जब ऐसे दाबेगा आपको पंपिंग करता है तो पारा का लेवल चढ़ेगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है विद्यार्थीगण धमनी जिस समय सिकुड़ता है उस समय प्रेशर जो दबाव डाल रहा है धमनी पर जो दबाव डाल रहा है ब्लड, उस समय कितना है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो पारा का जो नाप होगा ना, पारा मान लीजिए उस समय दबाव
दबाव मान लीजिए आपका कुछ भी था, तो उसमें पारा मान लीजिए इतना चला गया, पारा इतना चढ़ा, तो ये हमारा दबाव जो बना प्रेशर, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। जो दबाव सबसे ज़्यादा रहा, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 होता है, ठीक है। एचजी पारा का हाइट के अनुसार, पारा का हाइट होता है एचजी, एमएम में जाएगा। और जब हमारा धमनी आराम करता है, जब आराम की कंडीशन में आता है, संकुचन में तो वो प्रेशर में होता है, जब हमारा धमनी आराम की कंडीशन में होता है उस समय जो होता है वो हमारा मान लीजिए इतना दिखाया, ठीक है, इतना प्रेशर दिखाया, वही डायस्टोलिक प्रेशर दिखाता है हमारा, ये डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 mm होता है। तो 120/80 का रेशियो आता है। ज़्यादा प्रेशर 120 mmHg दिखाएगा, ज़्यादा पारा उठेगा, और जब कम प्रेशर रहेगा तो पारा कम उठेगा, जो नाप होता है थर्मामीटर उसमें। तो ऑप्शन डी, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन संबंध है। नेफ्रॉन जो है विद्यार्थीगण किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो किडनी नेफ्रॉन जो संबंध है हमारा किडनी से, किडनी मेरा उत्सर्जन तंत्र है, किडनी हम लोग का एक उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। और श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, श्वसन तंत्र कहलाता है। जितने भी इससे जुड़े हुए लंग्स और जितने भी पार्ट्स हैं। और स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, नीरो तंत्र जिसको बोलते हैं, न्यूरोन, आप न्यूरॉन बोल सकते हैं उसको, तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, संचारित सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड का हमारा सर्कुलेशन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, परिवहन तंत्र, संचारी तंत्र, ब्लड जो संचालित हो रहा है पूरा बॉडी में दौड़ रहा है, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी का आंसर बनेगा जो नेफ्रॉन है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन जेई का है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या बहुत टफ है क्या? नहीं, सारे रेलवे का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है सब मिला जुला होता है सभी एग्ज़ाम का। ऐसा नहीं कि उस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, सारा लगभग सेम होता है। कुछ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ज़्यादा दे देता है, कुछ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल को कम कर देता है। यही पैटर्न है विद्यार्थीगण। चलिए अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विद्यार्थीगण, क्या है? विरसन से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है विद्यार्थीगण? विरसन एक देखेंगे हम लोग का, विरसन जो है नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है। और विरसन से जो स्रावन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है विरसन से हम लोग का ये स्रावन होता है हार्मोन। और इसका काम है स्पर्म को स्रावन करना, स्पर्म का स्रावन करना, ठीक है। और दाढ़ी, मूछ, बाल जो आते हैं इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि में से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन जो होता है वो हमारा होता है विद्यार्थीगण बीटा सेल से स्रावित होता है, बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। अग्नाशय के बीटा सेल, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथि से, अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से जो अल्फा बीटा होता है वो बीटा सेल से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बीटा सेल से निकलता है विद्यार्थीगण इंसुलिन जो हमारे बॉडी में जो है ना, जो हमारा जो काम कर रहा है ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी अब आलू खाएं, चावल खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है। हमारा सारा तो खून में चला जाएगा जो भी खाएंगे आप, तो खून में कंट्रोल कौन करेगा वो हमारा इंसुलिन। जिस लोग को शुगर का डिजीज होता है वो हमारा बीटा सेल डैमेज हो जाता है, या तो इंसुलिन का स्रावन सही से नहीं हो पाएगा, कम होता होगा, तो इसके वजह से ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए ये इंसुलिन का स्रावन बीटा सेल से होता है, अग्नाशय के, ये भी क्वेश्चन है। हाँ, बीटा सेल से अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन जो है ये मादा जनन तंत्र से स्रावित होता है, मादा जनन का ये हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी मादा जनन हार्मोन है, जो उन लोग का यौनावस्था, उन लोग का प्रजनन तंत्र को विकास करने में सहायता करता है। ये हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 प्रकार के मादा जनन तंत्र हैं। तो यहाँ तक विद्यार्थीगण आज का सेशन रहा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया से लेकर आएंगे और मिलेंगे नई एनर्जी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं विद्यार्थीगण, धन्यवाद।